हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसके चैप्टर 4 में चलेंगे, जो यूपी जुडिशरी का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, जो 24 से लेके 34 के प्रोविजंस पे डील करता है। एनफोर्समेंट ऑफ कंसोलिडेशन स्कीम्स के प्रोविजंस को डिस्कस कीजिए अंडर यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। तो इसमें सबसे पहले हम सेक्शन 24 का क्लॉज 1 देख लेते हैं, जो ये कहता है कि सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन जो है, जब कंसोलिडेशन स्कीम केम इनटू फोर्स आ जाती है, लागू हो जाती है, तो उस तारीख को या उस तारीख के बाद टेन्योर होल्डर्स को एंटाइटल कर देता है, अलाउ कर देता है कि वो अपने अलॉटेड चेक्स का पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा इसका 24 का जो 2 है वो लाइबिलिटी इम्पोज करता है टेन्योर होल्डर्स के ऊपर कि कोई भी ट्रीज, वेल्स एंड अदर इम्प्रूवमेंट्स हैं जो उनके पोजीशन में आए हैं, तो वो उसका कंपनसेशन देंगे टू फॉर्मर टेन्योर होल्डर्स, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें जो हैं मिली हुई हैं, तो इसका वो कंपनसेशन देंगे। और हम अब इसके बाद 27 को देखेंगे, जो प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में डील करता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर है कंसोलिडेशन का, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, उसके ऊपर एक लाइबिलिटी इम्पोज की गई है कि वो प्रिपेयर करेगा हर एक गांव के लिए कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे कि विलेज का मैप हो गया, फील्ड बुक हो गया, न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो गए, तो ऐसी चीज़ों को, खसरा चकबंदी हो गया, इसको ये प्रिपेयर करेगा पर्टिकुलर वो गांव के लिए। तो एनुअल रजिस्टर हो गया जो सेक्शन 10 में मेंशन किया गया है, न्यू मैप हो गया, फील्ड बुक हो गया, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेशन एरिया, जिसके बेसिस पे एंट्रीज की गई हैं मैप्स में सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, खसरा चकबंदी हो गया। और ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने की जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के ऊपर दे दी गई है सेक्शन 27 में। अब ये दो चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब जो हमारा तीसरा स्टेप है, ये देखेंगे कि इसमें जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो है वो दिलवाने का जो प्रोसेस है वो सेक्शन 28 जो है हमारा डिस्कस करता है। किसके एप्लीकेशन पे? तो यहाँ पे दो लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं, टेन्योर होल्डर और लैंड मैनेजमेंट कमिटी। वो एप्लीकेशन लगाएंगे असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के यहाँ। तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर विद इन अ 6 मंथ उनको एक्चुअल फिजिकल पोजीशन दिलवाएगा अलॉटेड चेक्स का। तो दो लोग हैं, लैंड टेन्योर होल्डर्स और लैंड मैनेजमेंट कमिटी, वो एक्चुअल फिजिकल पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन लगाएंगे अपना असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के यहाँ। और 29 जो है, अगर स्टैंडिंग क्रॉप्स आपके मिल गए हैं पोजीशन में, तो उसका जो कंपनसेशन है वो 29 के तहत आप प्राप्त कर सके हुए हैं। और 29A में रिकवरी ऑफ कंपनसेशन की बात की गई है कि अगर वो व्यक्ति जो है वो कंपनसेशन पे नहीं कर रहा है, जो भी टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है उस टाइम के विद इन वो कंपनसेशन नहीं दे रहा है, तो वह व्यक्ति जो हकदार है कंपनसेशन प्राप्त करने का, वो एप्लीकेशन लगाएगा कलेक्टर के यहाँ कि उसे रिकवर किया जाए एज अ अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो कंपनसेशन की रिकवरी कैसे की जाएगी? एज अ अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह की जाएगी। और ये रिकवर कौन करेगा? तो कलेक्टर रिकवर करेगा। और जो सेक्शन है इसका वो 29A है। अब हम अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन हम पहले ही बता चुके हैं, सेक्शन 30, उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होंगे इन एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन का एक्सचेंज हो रहा है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम बेसिकली देखेंगे कि पांच तरीके की चीज़ों में वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें पहला है कि जो राइट टाइटल इंटरेस्ट है ओरिजिनल टेन्योर होल्डर का, वो सीज कर जाएगा। अब उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट कुछ नहीं रहेगा। और दूसरा ये होगा कि जो अलॉटेड टेन्योर होल्डर है उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट जो है उस अलॉटेड चेक में वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हुई। और थर्ड, जो लैंड वेस्टेड है गांव सभा में और लैंड एनी अथॉरिटी में और अलॉट किया गया है टेन्योर होल्डर को, तो वो डीम टू बी रिज्यूम बाय द
स्टेट गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ 117 और 117 ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत वो रिज्यूम कर सकती है। और चौथा हम देखेंगे कि जो राइट है पब्लिक एज वेल एज जो इंडिविजुअल का राइट है इन और ओवर द लैंड इंक्लूडेड इन द चक ऑफ द डिक्लेरेशन, उस लैंड पे जो पब्लिक और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल का राइट्स है वो क्या है, वो क्रिएट हो जाएगा, फाइन वो किस सीज कर जाएगा। जो भी पब्लिक और इंडिविजुअल का राइट्स है वो सारे राइट्स भी सीज कर जाएंगे वो कंसोलिडेशन स्कीम के तहत। और जो भी चार्जेस एनकम्बरेंसेस थे ओरिजिनल होल्डिंग्स पे टेन्योर होल्डर के, वो चाहे लीज के थ्रू हो, चाहे मॉर्गेज के थ्रू हो, चाहे किसी भी तरीके की चीज़ों के थ्रू हो, जो भी चार्जेस हो एनकम्बरेंसेस हो, वो सारी चीज़ें भी सीज कर जाएंगी। तो हमने बेसिकली 4 चीज़ों को देखा। पहला है कि जो ओरिजिनल टेन्योर होल्डर है उसका जो राइट टाइटल इंटरेस्ट है वो सीज कर जाएगा। दूसरा, जो न्यू टेन्योर होल्डर्स है उसको राइट टाइटल इंटरेस्ट ऐसे मिलेगा जैसे कि उसकी ओरिजिनल होल्डिंग थी। और थर्ड, की जो भी लैंड वेस्टेड है गांव सभा और एनी अथॉरिटी में वो रिज्यूम कर स्टेट गवर्नमेंट रिज्यूम कर सकती है अंडर 17 और 17A ऑफ यूपी ZLRC एक्ट। और जो फोर्थ पॉइंट है वो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के जो भी राइट्स हैं वो कंसोलिडेशन स्कीम्स के प्रिपरेशन के दौरान वो भी सीज कर जाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट जो है, जो भी चार्जेस और जो भी एनकम्बरेंसेस अराइज हो रहे थे, ये चाहे वो सेल के थ्रू हो, मॉर्गेज के थ्रू हो या और लीज के थ्रू अराइज हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी सीज कर जाएगी। अब हम ये जो लास्ट पार्ट है वो सेक्शन 33 को देखेंगे कि ये प्रोवाइड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अमाउंट को फिक्स करेगी कॉस्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन में। कितना जो रकम लगा है वो पूरे कंसोलिडेशन ऑपरेशन को करने के वक्त जो भी रकम लगा है, जो भी कॉस्ट लगा है, वो सारी चीज़ों को, उस अमाउंट को राज्य सरकार तय करेगी। और इस एक्ट के तहत जो है उसको रिकवर किया जाएगा टेन्योर होल्डर से इन अ यूनिट। तो पूरा जो कंपनसेशन है वो पूरा प्रोसेस का जो पूरा अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी और उसको रिकवर करेगी टेन्योर होल्डर से। ये सेक्शन 33 कहता है। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है कि कैसे कंसोलिडेशन ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा, इससे संबंधित है जो 24 से लेके 33 तक के सेक्शंस पे डील करता है। और हमने एक एक करके सारे सेक्शंस को देखा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 30 था कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होंगे कंसोलिडेशन स्कीम्स को जब एक्सचेंज किया जाएगा पोजीशन का, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस अराइज होंगे। इसी से संबंधित हम अपना एक सेक्शन 52 भी देख लेंगे जो ये कहता है कि क्लोजिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन। ये एक बार आ चुका है यूपी PCSJ 2015 में, इसका ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्लोज कैसे होगा कंसोलिडेशन ऑपरेशन जो है हमारा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन। इस पे एक शॉर्ट नोट निकला है जो सेक्शन 52 से रिलेटेड है। इसमें ये कहा प्रोवाइड करता है कि क्लोजर ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन जो है वो कैसे होगा, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये कहता है कि इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फ्रेश मैप एंड रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 27, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी क्लोजर ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन से रिलेटेड। और उस नोटिफिकेशन के बाद जो है वो कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में और एरिया में सीज कर जाएगा। जब क्लोजिंग का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में आ जाएगा तो उसके बाद जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन है उस पर्टिकुलर एरिया और डिस्ट्रिक्ट में वो सीज कर जाएगा। और हाउएवर, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, उसके पावर को इफ़ेक्ट नहीं करेगी इन रिलेटेड टू फिक्स करने से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूट और रिकॉर्ड करने से संबंधित कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अंडर दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को ये जो नोटिफिकेशन जो है वो प्रभावित नहीं करेगी। किसके संबंध में? वो फिक्स कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके पावर्स जो हैं कहीं से सीमित नहीं होंगे। बस ये होगा कि जब वो नोटिफिकेशन डाल देंगे कि कंसोलिडेशन ऑपरेशन इस एरिया में सीज कर गया है, क्लोज हो गया है, तो उस पर्टिकुलर
एरिया में कंसोलिडेशन ऑपरेशन जो है वो सीज कर जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद, क्लोजिंग नोटिफिकेशन के बाद वो सीज कर जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 52 का जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि कंसोलिडेशन ऑपरेशन शैल नॉट इफेक्ट, किन किन चीज़ों का कंसोलिडेशन ऑपरेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला ये कि जो भी केसेस पेंडिंग है आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, केसेस पेंडिंग है कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ के पास एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन के समय, और जो भी जजमेंट्स है उनसे रिलेटेड, उन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो भी एज इट इज़ चलते रहेंगे। और जो भी जजमेंट्स हैं इन केसेस में, वो जो भी दिया गया है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ के बाद। कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ जो है उन सारे जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेगी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो होगा क्लोजिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन में, कि हो जाएगा तो क्या होगा, उसका क्लोजिंग के बाद वो पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेशन सीज कर जाएगा, और सीज कर गया तो किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहला वही हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स पे कोई, जैसे वो रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, फिक्स कर सकती है, तो इन सब पावर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा, जो भी पेंडिंग केसेस हैं और जो चल रहे हैं पहले से, उन पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस तरीके से हमने अपने पूरे वीडियो सीरीज़ में जो है इस कंसोलिडेशन का जो एक्ट है वो कंप्लीट किया है पूरा। आप चाहें तो शुरू से लेके लास्ट तक 52 के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो यूपी जुडिशरी में बनते हैं या फ्रेम किए जा चुके हैं प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो उन सब पे हमने अपना वीडियो जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आप इन सारी चीज़ों को बार बार देख के अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। मेरे वीडियोस जो है वो बहुत लंबे भी नहीं है, एकदम बेसिकली ये छोटे छोटे वीडियोस है, मैंने उसको एक समरी वे में देने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगता है तो आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम यूपी लोकल लॉ के एक्ट के सीरीज़ में अपने दूसरे किसी एक्ट को डील करेंगे। अब वो कोई भी एक्ट हो सकता है, कोई भी इससे रिलेटेड, इसके बाद हम कोई भी दूसरा एक नया एक्ट शुरू करेंगे। तो आप उसके टच में रहिए। हमारी सीरीज़ अच्छी लगे तो देखते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब करिए। आपको जैसा लगता है अपना ओपिनियन दीजिए, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।